साइंस का मेरे भाई आज हम लोग 89 नंबर सेट का डिस्कशन हम लोग देखने वाले हैं। 89 नंबर सेट का डिस्कशन आपका होगा और देखते हैं इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग करेंगे। बारीकी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए और देखते हैं हमारा जो क्वेश्चंस है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में डेली 40 क्वेश्चन आपका जो चलता है वही टेस्ट है। तो इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, आराम आराम से पढ़ाएंगे और दे रखा है गोलीय दर्पण की। अगर हम बात करते हैं तो एक बात मेरे भाई आप जान लीजिए कि गोलीय दर्पण जब कभी भी बात करता है तो गोलीय दर्पण कहने का मतलब उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, दोनों में से कुछ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके मेन जो एक्सिस है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके बारे में सही स्टेटमेंट आपसे खोज रहा है। तो आप गोलीय दर्पण में कोई भी दर्पण आप ले लीजिए। अगर हम अवतल दर्पण को ले लेते हैं तो अवतल दर्पण ले लीजिए, आपको उत्तल दर्पण तो आप वो ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अवतल दर्पण हमारा चम्मच के आकार का होता है, आप जिसमें भी लेना चाहते हैं आप उसमें मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको अगर करेंगे तो इस तरीके से मेरे भाई दिखाना पड़ेगा आपको। प्रिंसिपल जो एक्सिस हमारा होता है वो किधर से किधर होता है, तो इसके बीचों बीच हमारा जो एक्सिस होता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं और इसी को हम लोग प्रधान अक्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। जहां पर ये कट करता है उसको हम लोग यहाँ पर पोल कहते हैं। और कर्व अगर इधर है, कर्व इधर है मेरे भाई, इधर कर्व है तो सेंटर हमारा इधर होगा। सेंटर और पोल के बीच में मुख्य फोकस होता है, ये बात आप जानते होंगे। इधर अनंत डिस्टेंस हमारा होता है। तो अगर अवतल दर्पण के बारे में बोला गया है, मुख्य अक्ष के बारे में, अवतल दर्पण गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। मनीष सिंह कह रहे हैं कि नियुक्ति बैच का फी कितना है। नियुक्ति बैच का फी आपको मात्र 499 रुपया है और अभी आपको मिल जाएगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। और उस पर लगातार आपकी बेहतरीन क्लासेस कल से चलने वाली है 17 अक्टूबर से। ठीक है, सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कल से वो क्लासेस आपकी चलेगी। 12 बजे कल स्टार्ट होगा। एक्चुअली में मुझे एक वीडियो बनाना था लेकिन नहीं बना पाए, लेकिन कल 12 बजे नियुक्ति बैच की क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर देखते हैं, कहता है कि मेरे भाई मुख्य अक्ष के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। दर्पण पर अविलंब होता है, जाहिर सी बात है मेरे भाई, ये हमारा वक्रता केंद्र से पास करता हुआ लाइन है, तो ये यहां पर कहते हैं ये हमारा अविलंब होता है, यानी कि जो दर्पण हमारा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इस दर्पण पर ये हमारा क्या होता है, कहेंगे अविलंब होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अविलंब कहने का मतलब होता है इस दर्पण का जो परावर्तक सतह यहां पर होगा उसके साथ ये लाइन जो हमारा 90 डिग्री कोण बनाता है। ये स्टेटमेंट मेरे भाई एकदम अच्छा है, ये बेसिक कंसेप्ट को मजबूत करेगा। अगला कहता है, अगला स्टेटमेंट कहता है, स्टेटमेंट तो हमारा राइट हो गया मेरे भाई, स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अगला कहता है कि और देखिए अगर 90 डिग्री पर होता है तो जैसे हमारा, अगर मान लेते इस रास्ते से कोई हमारा ऐसे करके प्रकाश की किरण जाके टकराएगी, वापस हमारा इसी रास्ते में आ जाएगी, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्योंकि 90 डिग्री पर अगर कोई प्रकाश आपतित होती है तो परावर्तित भी हमारा उसी रास्ते में हो जाती है। लेकिन 90 डिग्री होता है तो वैसे मैं एक कंसेप्ट आपको बता देना चाहता हूं, इस बात को आप जानने की कोशिश कीजिए कि वक्रता केंद्र ये है और वक्रता केंद्र से पास करते हुए कोई भी किरण अगर दर्पण पे जाके टकराती है तो यहां पर भी ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई ऐसे आपको ध्यान रखना, और जैसे रास्ते से जाएगी उसी रास्ते में वापस आएगी अगर 90 डिग्री कोण बनाती है तो। अगला हम लोग देखते हैं मेरे भाई, कहता है कि आपतन बिंदु की बात करते हैं। आपतन बिंदु हम उस बिंदु को कहते हैं जहां पर प्रकाश आपतित होती है। तो मेरे भाई आपतन बिंदु, प्रकाश अगर ऐसे जाएगी तो प्रकाश आपतित यहां होगी, प्रकाश अगर ऐसे जाएगी तो प्रकाश आपतन बिंदु यहां होगा, प्रकाश अगर ऐसे जाएगी तो आपतन बिंदु यहां होगा। जहां पर मेरे भाई प्रकाश हमारा आपतित होती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। नहीं, आपतन बिंदु मेरे भाई परावर्तक सतह पर हमारा होता है और परावर्तक सतह किसी भी बिंदु पर हो सकता है। यहां पर हमेशा मुख्य अक्ष की बात कर रहा है आपतन बिंदु, तो ये बिल्कुल मेरे भाई गलत स्टेटमेंट है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आपतन बिंदु जो हमारा होता है वो हमारा परावर्तक सतह के किसी भी बिंदु पर, यानी कि यहां 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 कहीं पर भी हमारा बिंदु आपतन बिंदु हो सकता है। जहां पर प्रकाश आपतित होगी वही आपतन बिंदु कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अब मेरे भाई हमको सही खोजना, अगर दूसरा अगर गलत हो गया तो दूसरा वाला तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, तो यह आंसर नहीं होगा। जहां जहां दूसरा वाला होगा वो हमारा आंसर हो नहीं सकता है। तो पहला हमारा सही, तीसरा भी हमको पढ़ना पड़ेगा। कहता है कि मुख्य फोकस हमेशा, मुख्य फोकस की बात कर रहा है, मुख्य फोकस हमेशा कहता है मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा मुख्य अक्ष होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी मुख्य अक्ष पर हमेशा फोकस होगा, इसी मुख्य अक्ष पर हमेशा ध्रुव होगा, इसी मुख्य अक्ष पर हमेशा वक्रता केंद्र होगा। मेरे भाई ये सब हमारा
एकदम फिक्स होता है। तो ये हमेशा अगर मुख्य अक्ष पर अगर हमारा दे रखा है तो कहेंगे मुख्य फोकस, जिसको हम लोग एफ से दिखाते हैं, ये हमारा होता है, तो होता है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो मेरे भाई पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, दूसरा गलत था। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, आपके राइट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के जो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। सर नियुक्ति बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? नवीन ठाकुर जी, नियुक्ति बैच की क्लासेस जो है आपको कल से 17 अक्टूबर 12 बजे से आपको देखने को मिलेगा। एक दो दिन आपको 12 बजे देंगे और मंडे से उसकी क्लासेस का टाइम 2 घंटे का कर देंगे, 11 से 1 हम करने का कोशिश करेंगे। अभी वो क्लासेस कल आपको 12 बजे हम लाइव आएंगे और उसके सारे स्ट्रेटेजी और साथ साथ क्लास कैसे चलेगी और क्वेश्चंस को किस तरह से हम कराएंगे, कल क्वेश्चंस भी कराएंगे और सब कुछ बताएंगे भी। इसलिए सभी लोग मेरे भाई नियुक्ति बैच में कल लाइव आइए, ठीक है। एक वीडियो मुझे बनाना था लेकिन बना नहीं पाए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, हम कल वीडियो बना देंगे। वैसे आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि श्वसन क्रिया की बात करते हैं। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं जैसे कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हम किसकी बात करते हैं मेरे भाई? तो हम लोग यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करते हैं। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में भी श्वसन की क्रिया होती है। हमारे इस माइटोकॉन्ड्रिया में भी श्वसन की क्रिया होती है, ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। इसमें रेस्पिरेशन होता है और श्वसन की क्रिया के दौरान क्या करते हैं, तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। कहता है श्वसन इनमें से किस अभिक्रिया में, कहता है किस अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, कहता है श्वसन के किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो मेरे भाई रेस्पिरेशन जिसको हम लोग कहते हैं, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसी में किसकी आवश्यकता होती है मेरे भाई? तो हम सीधा कहेंगे यहीं पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसको हम लोग वायवीय श्वसन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग सीधा कहेंगे ये कौन सा श्वसन कहलाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर वायवीय श्वसन कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और वायवीय श्वसन को इंग्लिश में कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तो मेरे भाई जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा होता है, अब यहां पर बात आती है कि अगर आप मान लेते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अगर ऐसा होता है तो होता क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं मेरे भाई हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा होती है, C6H12O6 होता है। और जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा श्वसन की क्रिया जब हमारा होता है, किन सी क्रिया की बात करते हैं मेरे भाई? जब यहां पर श्वसन की क्रिया जब यहां पर होती है तो ऐसी परिस्थिति में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और यहां पर क्या करते हैं, तो यहां पर ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ यहां पर ऑक्सीजन लेना पड़ता है मेरे भाई। और जब ये ऑक्सीजन लेता है श्वसन की क्रिया के दौरान, तो यही हमारा किस में बदल जाता है? कहेंगे यहां पर पायरुवेट का निर्माण करेगा। कहेंगे यही हमारा पायरुवेट का निर्माण करेगा। और पायरुवेट के साथ साथ हमारा हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर करेगा। और साथ ही साथ हमारा H2O यानी कि जो पानी की मात्रा है, ये भी हमारा कुछ फॉर्मेशन होगा। और इसके साथ साथ मेरे भाई यहां पर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर आप देखिएगा तो यहां पर 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा। इतना एटीपी हमारा बन जाता है एनर्जी के रूप में। तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं जो ग्लूकोज हमारा टूटता है, इस ग्लूकोज की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्लूकोज हमारा टूटेगा तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस ग्लूकोज का टूटना होता है। तो ग्लूकोज टूटेगा तो ये हमारा पायरुविक एसिड बनेगा। और इसी पायरुविक एसिड के बाद हमारा पायरुवेट बनता है। और इसी पायरुवेट की अगर बात करते हैं, इसी के बाद हमारा क्या बनेगा, तो हम कहेंगे सॉरी यहां पर पायरुवेट बनेगा और पायरुवेट के साथ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में H2O और साथ में मेरे भाई यहां पर 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण भी हमारा हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है वो कहां पे होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया साइटोप्लाज्म में होता है। और उस दौरान में मेरे भाई 2 एटीपी का ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस हमारा होता है, ग्लूकोज की टूटने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं और वो साइटोप्लाज्म में होता है। वैसे ये पूरा का पूरा हमारा प्रोसेस होता है। तो हम लोग सीधा कहेंगे मेरे भाई यहां पर क्या होगा, तो कहेंगे अगर श्वसन के दौरान अगर ये ऐसा होता है, ऑक्सीजन अगर यूज करते हैं तो वह पायरुवेट के CO2 का फॉर्मेशन करेगा, पायरुवेट के साथ में CO2 और H2O और ऊर्जा में रूपांतरण कर देगा। यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगर एथेनॉल का निर्माण अगर होता तो एथेनॉल का निर्माण हमारा कैसा होगा, तो मेरे भाई यहां पर बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। मेरे भाई यहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये होता है। ये कैसा कहां पे होगा, तो कहेंगे ये हमारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऐसा होता है। जहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा वहां की हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की बात करते हैं, वहां पर हमारा एथेनॉल का निर्माण होता है। जिसको हम लोग यहां पर कहते हैं इथाइल अल्कोहल, जो शराब होता है। और ये वाला जो प्रक्रिया होता है मेरे भाई, ये कहां पर होता है, कहेंगे हमारा किण्वन प्रोसेस में होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि नीचे दी गई तालिका आपको दे रखी है, यानी कि एक टेबल आपको दे रखा है जिसमें मेरे भाई गर्भ निरोधन की 4 विधियां बताई गई है।
गर्भ निरोधन की कितनी विधियां बताई गई है? तो 4 विधियां बताई है। गर्भ से बचने के लिए 4 विधि बताई गई है और उनके कार्य फंक्शंस के बारे में बताया गया है कि कौन कैसी विधि है और किस तरीके से हमारा वर्क करता है। तो हम लोगों को यह चीज पता होना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि अगर हम लोग को पता है कि गर्भ निरोधन कहने का मतलब है कि हम कह सकते हैं ये सभी के सभी हमारे गर्भ निरोध हैं। चाहे कॉपर्टी की बात कर लीजिए, मुखगोली की बात कर लीजिए, कंडोम की बात कर लीजिए, या फिर मेरे भाई यहां पर हम कहते हैं कि नलिका उच्छेदन जिसको हम लोग कहते हैं यहां पर नसबंदी जिसको कहते हैं मेरे भाई। नलिका उच्छेदन कहने का मतलब आप नसबंदी भी कह सकते हैं, या नलिका उच्छेदन कहने का मतलब मेरे भाई आप ये कह सकते हो कि यहां पर सर्जरी के द्वारा भी हमारा कराया जाता है। तो आप देखते होंगे मेरे भाई यहां पर सर्जरी कर दी जाती है, सर्जरी कर दिया जाता है, तो कहेंगे यहां पर सर्जरी भी हो जाती है। तो सर्जरी से भी हम कहते हैं कि हमारा यहां पर गर्भ निरोध से बचा जा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई कि इनमें से अगर यहां पर क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो कौन सा आंसर हम लोग करेक्ट करेंगे। अगर मेरे भाई यहां पर कंडोम की अगर बात होती है तो कंडोम क्या करता है, स्पर्म को हम लोग सीधा कहते हैं कि स्पर्म को गर्भाशय ग्रवा तक नहीं जाने देगा, यानी कि शुक्राणु को क्या करेगा तो मेरे भाई फीमेल के जो पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्स में वो जाने से रोकेगा। तो आप कहेंगे 3 का तो हमारा बी होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको पता है वो आप इससे मिलान कर लीजिए। तो यहां पर मेरे भाई हम कहेंगे 3 का हमारा बी हो जाएगा। तो इसमें से अगर आप खोजिएगा तो 3 का बी कहां दिख रहा है, तो मेरे भाई 3 का बी यहां दिख रहा है। इसमें 3 का डी खत्म हो गया, ना ये होगा ना ये होगा, एक ही आंसर हमारा बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाद बाकी और आप मिलान कर लीजिए, आपके सामने में ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन के बाद बाकी मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है मेरे भाई कि एक शुष्क बुझे हुए चूने का, शुष्क बुझा हुआ चूना कहने का मतलब होता है मेरे भाई कि बुझा हुआ चूना कहने का मतलब हमारा होता है CaOH होल टू, वो कहते हैं इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। एक होता है मेरे भाई बिना बुझा हुआ चूना की हम बात करते हैं, ये हमारा कौन सा कहेंगे, यहां पर हमारा बुझा हुआ चूना की बात करते हैं। अब कहता है कि इसके साथ अगर हम क्लोरीन गैस इससे पास कराते हैं, Cl2 क्लोरीन गैस जब पास कराते हैं, ये चूना पानी है एक्चुअली में, चूना के साथ पानी मिक्स है, तो चूना पानी से जब हम क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो मेरे भाई यही हमारा यहां पर ब्लीचिंग पाउडर बन करके आता है, इसको CaOCl2 का नाम हम लोग देते हैं। और इसके बाद हमारा जो बाहर निकल जाता है वो हमारा पानी की मात्रा बाहर निकल जाती है। तो मेरे भाई जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हमारा होता है, ये बात आपको हमेशा के लिए याद रखना है, इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है। और जो ब्लीचिंग पाउडर हमारा होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर का इक्वेशन हमारा CaOCl2 होता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको, इसका नाम भी है। और इस ब्लीचिंग पाउडर में जो ब्लीचिंग एजेंट होता है, जो कीटाणु को मारता है, वो हमारा क्लोरीन होता है, जो स्विमिंग पूल वगैरह में डाल दिया जाता है। तो मेरे भाई यहां पर शुष्क बुझे हुए चूने का जब हम क्लोरीनीकरण करते हैं, यानी क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीनेशन कहने का मतलब उससे जब हम लोग उससे हम लोग क्लोरीन गैस को जब पास कराते हैं तो यहां पर हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। और इसी ब्लीचिंग पाउडर का जो दूसरा नाम होता है, इसी को हम लोग यहां पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को क्या कहेंगे, तो यहां पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई ऐसे में इस क्वेश्चन के जो आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो जो एसिटिक एसिड आपको दे रखा है ये हमारा CH3, यहां पर ध्यान रखेंगे इसका फॉर्मूला CH3COOH हमारा ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, HCl के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मेरे भाई यहां पर इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपको एकदम याद रखना है कि कैसे हमारा यहां पर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हाँ, उसी को हम लोग एथेनिक एसिड्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हेलो, हाँ अभी बाबू हम क्लास में हैं, क्लास से निकलते हैं तो देखते हैं तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने में है मेरे भाई। और इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर की बात करता है और कहता है कि स्थिर धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल है, उस पर धारावाही चालक पर लगने वाला बल की बात करते हैं, उस बल को ज्ञात कीजिए। और उस बल को ज्ञात करने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का इस्तेमाल कर रहे हो। आप लगातार मेरे भाई आप पढ़ रहे हैं, गलती आपसे नहीं होना चाहिए। हम लोग जानते
हैं कि जब कभी भी यहां पर फ्लेमिंग रूल की बात होती है, एटलीस्ट यहां पर पता होना चाहिए। फ्लेमिंग रूल में मेरे भाई एक तो लेफ्ट हैंड रूल हमारा होता है यहां पर, और दूसरा रूल हमारा क्या होता है, यहां पर राइट हैंड रूल होता है। दोनों हाथ का हम लोग इस्तेमाल यहां पर करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड रूल बोलेगा तो हम लेफ्ट हैंड यूज करेंगे, 3 उंगली निकालेंगे, ये 2 उंगली को बंद कर देंगे, ये 3 उंगली तीनों एक दूसरे पर लंबवत दिखे ऐसा। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अंगूठा हमारा ऊपर होगा, इधर हमारा ये तर्जनी और फिर इधर हमारा मध्यमा होगा। अंगूठा तर्जनी मध्यमा, अंगूठा तर्जनी मध्यमा। अब यहां पर मेरे भाई जो अंगूठा होता है ये कहीं ना कहीं फोर्स की डायरेक्शन को बताता है, और जो तर्जनी होता है ये हमारा फील्ड को बताता है, और जो ये हमारा यहां पर कहेंगे अंगूठा तर्जनी मध्यमा जो हमारा होता है ये करंट की डायरेक्शन को बताता है। तो आपसे बोला फ्रेमिंग का बाएं हाथ का नियम, तो यही हमारा लेफ्ट हैंड रूल है, बाएं हाथ का नियम है। तो कहता है कि इसके अनुसार अंगूठा और तर्जनी, यानी अंगूठा तर्जनी, अंगूठा तर्जनी, अंगूठा तर्जनी। तो अंगूठा जो है मेरे भाई ये बल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तर्जनी जो है ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करते हैं, यहां पर मध्यमा की बात करते हैं, ये मध्यमा होता है, तो ये हमारा करंट यानी विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे भाई यहां पर आप बता दीजिए कि अंगूठा और तर्जनी के बारे में पूछा गया, तो अंगूठा और तर्जनी में बल होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसका मतलब है यहां जो फील्ड होगा वो हमारा बल होगा, और यहां पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र हमारा यहां पर हो जाएगा। तो बल और चुंबकीय क्षेत्र आपको दिख रहा होगा। तो मेरे भाई ऐसे में इस क्वेश्चन के जो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए कहीं ना कहीं राइट हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहां पर लेफ्ट हैंड रूल को देखा, ये हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था, और आंसर्स आपके सामने में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप सभी लोग मेरे भाई सेशन को एक बार जरूर लाइक कीजिए, जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक भी कीजिए और सेशन को शेयर भी कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। अगला कहता है कि यदि हम डैश अमोनिया का विलयन मिलाते हैं, कहता है मेरे भाई यदि हम डैश में यानी कि कोई एक सॉल्यूशन में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं, मेरे भाई अमोनिया नहीं है ये अमोनिया का विलयन है, और जो अमोनिया का विलयन होता है वो हमारा NH4OH होता है। याद रखेंगे अमोनिया का जो विलयन होगा वो हमारा क्या होगा, कहेंगे NH4OH होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब कहता है कि जब हमें ऐसा करते हैं तो हमको एक सफेद यहाँ पर व्हाइट PPT तैयार होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर सफेद अवक्षेप कहते हैं। हमारा यहाँ पर सफेद अवक्षेप बनता है। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि सफेद अवक्षेप का निर्माण हमारा वहां पे होता है जहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो ऐसा इसमें से कौन सा है जो उसके साथ रिएक्शन करेगा और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा। तो मेरे भाई एक चीज तो डिफाइंड हो गया कि यहां पर हमारा यहां पर क्या होगा, तो NH4OH हमारा होगा, और इसके साथ में हम यहां पर मान लेते हैं AlCl3 का इस्तेमाल करते हैं। समझना गौर से, अगर AlCl3 का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो यहां से हमें क्या बनेगा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो मेरे भाई यहां पर हमारा जो एल्युमिनियम है ये हाइड्रोक्साइड्स का निर्माण करेगा, और यही हमारा अवक्षेप होता है। AlOH3 का निर्माण करेगा, और यही हमारा यहां पर अवक्षेप होता है। और अवक्षेप मेरे भाई यहां पर किस रूप में होता है, ये हमारा सॉलिड्स होता है, यानी कि ठोस के रूप में मौजूद होता है। इसके अलावा मेरे भाई जो निर्माण हमारा होगा तो हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर NH4Cl का निर्माण यहां से हमारा हो जाएगा, यानी कि NH4Cl हमारा नौसादर बन जाएगा। ये हमारा बनकर क्या जाता है। और इसको अगर बैलेंस करना होगा तो मेरे भाई 3 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका इक्वेशन जो होगा कंप्लीट रूप से मेरे भाई बैलेंस हो जाएगा। 3 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी अवक्षेप मिलता है मेरे भाई तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ये जो हमारा NH4 है ये किसके साथ, तो Cl के साथ चला गया, और Al जो है इसके साथ चला गया, यानी कि इसमें दोहरी विस्थापन विक्रिया हुई है। ये विस्थापित इसके साथ हो गया, और ये वाला जो हमारा यहाँ पर अमोनियम है ये Cl के साथ चला गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही हमें अवक्षेप मिलता है, और ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है मैग्नीशियम रिबन की बात करते हैं। अब जाहिर सी बात है मेरे भाई मैग्नीशियम हमारा एक प्रकार का क्या है, तो कहेंगे धातु होता है, और मैग्नीशियम रिबन की बात कही जा रही है। मैग्नीशियम हमारा यहाँ पर धातु है, इस बात को हम सभी लोग जानते हैं। और वायु की बात करता है, ऑक्सीजन में कहता है, वायु में यानी कि ऑक्सीजन में वो कैसे जलता है मेरे भाई, तो एक लो जो बनता है, यानी उसका जो फ्लेम बनता है वो हमारा चमकदार लो बनता है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम को जलने के लिए, किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए
ये होता है। और जब ये ऑक्सीजन जलेगा इसके साथ में, तो जलने के बाद मेरे भाई, चूंकि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम हमारा ज्यादा रिएक्टिव होता है और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर लेगा, और जैसे इसके साथ प्रतिक्रिया करेगा तो ये हमारा क्या बनागा, तो कहेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स बनेंगे, और बैलेंस करना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं जो धातु के ऑक्साइड्स होते हैं, जो धातु के ऑक्साइड्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है, इसको धातु के ऑक्साइड्स के नाम से लोग जानते हैं। तो ये धातु का जो ऑक्साइड्स हमारा मेरे भाई, यही हमारा चमकदार लो देता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और वह चमकदार लो आपका कैसा होता है, तो कहेंगे वो हमारा यहां पर सफेद पदार्थ के रूप में हमें दिखाई देता है। तो यहां पर मेरे भाई हमारा ये कैसा फ्लेम बनेगा, तो यहां पर हमें व्हाइट फ्लेम बनता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हमें जो फ्लेम बनेगा व्हाइट फ्लेम बनता है, किसका, तो कहेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स की हम बात करेंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड्स हमारा कहां है, तो कहेंगे यही जलने के बाद फॉर्म करेगा, तो आंसर करेंगे सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, और अगला क्वेश्चन सब लोग देखते हैं। यही एक्स बन करके आया और एक्स आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला स्टेटमेंट हमारा दे रखा है, कहता है कि सही जो उत्तर है उसका आप चयन करके बताइए। कहता है मेरे भाई कि आवर्त सारणी की बात करते हैं, और आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण घटता है। जाहिर सी बात है, अगर आप पीरियोडिक टेबल को उठा करके आप देख लेते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो लेफ्ट साइड में आपका धातु और राइट साइड में अधातु होता है। लेफ्ट से अगर राइट जाओगे तो मेरे भाई जो धातु है वो अधातु बन रहे हैं, इसका मतलब है कि धात्विक गुण घटेगा और धात्विक गुण हमारा बढ़ जाएगा। तो अगर बाएं से दाएं अगर आप जा रहे हैं आवर्त में, तो धात्विक गुण घटेगा मेरे भाई, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। तो धात्विक गुण घटेगा लेकिन वो धात्विक गुण बढ़ जाएगा। दूसरी बात है कि जैसे से हम आवर्त में, किसमें, तो मेरे भाई आवर्त में संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला प्रभावी नाभिक के आवेश को बढ़ाते हैं मेरे भाई, जैसे ही प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा, इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगा। हम लोग जानते हैं आवर्त में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ता है, ये बात आप सभी को पता होगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान अगर बढ़ता है तो मेरे भाई वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति उसमें कम हो जाती है। यानी कहने का मतलब जैसे से वो आगे की ओर बढ़िएगा, जैसे से नाभिक आवेश को आप बढ़ाइएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान बढ़ता है। और जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान बढ़ेगा मेरे भाई, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम होगी और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है। वैसे भी आप जानते हैं कि आवर्त में जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं तो धातु से आप अधातु बनते हैं, तो अधातु में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है अधातु में। तो मेरे भाई ये हमारा क्या होगा, कहेंगे राइट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि आवर्त की बात कह रहा था। और आवर्त में हमारा क्या होगा, कहेंगे जैसे से हम आगे बढ़ेंगे आवेश हमारा बढ़ेगा, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, आवेश बढ़ेगा। और वैसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ेगा, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना कि त्यागेगा। तो खींचने की क्षमता ज्यादा और त्यागने की क्षमता कम हो जाएगी। तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी। ये स्टेटमेंट दोनों हमारे करेक्ट है। लेकिन मेरे भाई दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, तो यहां पर राइट है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्लैरिफिकेशन हमारा यहां पर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही है। और ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा हो रही है। इसीलिए मेरे भाई हम लोग कहते हैं कि धात्विक गुण घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम होती है। धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो अगर धात्विक गुण मेरे भाई, अगर धात्विक गुण घटता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी कम होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस कथन का ये दूसरा कथन है मेरे भाई, हम सीधा कहेंगे कि ऐसा जो हमारा ये वाला है, इसको दूसरा वाला जो हमारा पूरा सपोर्ट कर रहा है। दोनों राइट है, लेकिन मेरे भाई हम सीधा कह सकते हैं कि पहले स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारा स्टेटमेंट 2 दे रहा है। तो हम कहेंगे यहां पर हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है। और हम सीधा सीधा कह सकते हैं कथन 2 का कथन 1 जो है मेरे भाई सही व्याख्या भी कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ये आपके एग्जाम आस्किंग क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इस पर मेरे भाई एक बार पढ़ करके देखिएगा, जो मैंने बताया है बेहद खूबसूरत तरीके से आपको ध्यान रखना है। नवीन सर से बात करना है, नवीन सर से बात करना है तो आप एक काम करिए, दोपहर में आपको, सुबह में आप कॉल करिएगा, 11 बजे के बाद कॉल करिएगा। जो इंक्वायरी नंबर है उस पर बोलिएगा कि नवीन सर से बात करा दीजिए, तो आपको बात करा दी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सी में कह रहा है कि सी में नहीं लगा है, क्या कहना चाह रहे हैं मेरे भाई? ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, सी ही तो है, ये सी तो है मेरे भाई। ये तो सॉरी ए सही व्याख्या, कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या, कथन 1
कथन टू की, अच्छा यहां पर मेरे भाई थोड़ा सोचना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के जो आंसर्स आपके दे रखे हैं, यहां पर आपका आंसर जो है मेरे भाई ए होगा। सॉरी, इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे वो ए होंगे, ये नहीं होगा। अब देखिए यहां पर मामला क्या है, इसका मामला क्या है मेरे भाई, तो कथन 1 जो है, ये कथन 1 जो है कथन 2 की सही व्याख्या, उल्टा हम पढ़ दिए थे। कथन 1 जो है कथन 2 की सही व्याख्या, ये जो है मेरे भाई इसकी सही व्याख्या है। ऐसा होता है तो हम कहते हैं धात्विक गुण घटता है, ये उल्टा होता है। ये चीज हमारा सही होगा, मैंने देखा नहीं था मेरे भाई, इसलिए आगे चलते हैं। अगला कहता है कि पुष्प के जनन भाग में कि जनन कोशिकाएं होती है। क्वेश्चंस आपके बीपीएससी में से क्वेश्चंस हमेशा आता है। तो मेरे भाई अगर कोई भी पुष्प है उसका जनन भाग क्या होता है, आप सीधा समझ लीजिए पुष्प का जो जनन भाग होगा वो कौन सा होता है। तो मेरे भाई पुष्प का जो जनन भाग होता है उसको क्या कहते हैं, तो पुष्प का जो जनन भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं, एक तो मेल पार्ट होगा, एक फीमेल पार्ट होता है। इसी में जनन भाग में हम कहते हैं कि मेल पार्ट भी होता है और साथ साथ हम कहते हैं इसी में यहां पर फीमेल पार्ट भी होता है। तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होगा। तो मेल पार्ट में या तो आप इसको पुमंग कह दीजिए और फीमेल पार्ट में आप इसको क्या कह दीजिए, तो यहां पर आप इसको जयांग कह दीजिए। अब ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई अगर हम लोग देखते हैं तो पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। मैं आपको हमेशा से कहले आता रहा हूं, इसको जरूर याद रखिएगा। और जयांग की जो इकाई होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहां पर स्त्री केसर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब मामला यह है मेरे भाई कि जनन भाग की बात करते हैं तो पुंकेसर स्त्री केसर दोनों होंगे और आपके ऑप्शंस में दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा। परागकोश हमारा मेल पार्ट होता है तो ये नहीं होगा मेरे भाई, यहां पर ये होगा तो ये नहीं होगा, इसलिए ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएगा। एक ही आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। तो मेरे भाई या तो क्वेश्चन का आंसर ये दोनों होता, या तो क्वेश्चन का आंसर ये दोनों होता, या तो मेरे भाई मेल पार्ट फीमेल पार्ट को अगर देखते हैं तो फूल का जो मेल पार्ट होता है वो परागकोश के साथ में हमारा तंतु होता है। और मेल का फीमेल पार्ट की अगर बात करते हैं तो हमारा क्या होगा, वर्तिकाग्र, वर्तिका और साथ में ओवरी जिसको हम लोग अंडा से कहते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको कई बार आप पढ़ चुके हैं और आपको पता चल गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई यहां दे रखा है, कहता है कि एक तत्व की बात करते हैं। एक तत्व तो हमारा ए है जो जल के साथ क्या करता है, तो जल के साथ अभिक्रिया करके, किसके साथ मेरे भाई, पानी के साथ में, जल के साथ में कहता है कि अभिक्रिया करके एक सॉल्यूशन बनाता है। अब मेरे भाई पानी के साथ रिएक्शन अगर करेगा इनमें से तो हम लोग जानते हैं जो सिल्वर होता है ये लिस्ट रिएक्टिव होता है, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं। और अगर कार्बन की बात करते तो ये भी हमारा पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो मेरे भाई सीधी सी बात है कि रिएक्शन अगर कोई करेगा तो वो मैग्नीशियम करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटासियम है, ये पानी के साथ तीव्र गति से रिएक्शन करता है। तो इस क्वेश्चन के तो आंसर आप ऐसे निकाल सकते थे। कहता है कि एक विलियन बनाता है जो फिनोप्थिलीन के विलियन को गुलाबी कर देता है। तो मेरे भाई फिनोप्थिलीन के विलियन को गुलाबी कर देगा तो पानी के साथ जो घुलनशील होगा, तो मेरे भाई पानी के साथ जो हमारा आयनित होगा तो सोडियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, हमारा ये कुछ भी हो सकता है। जो आयनित हमारा हो जाएगा वो गुलाबी कलर आपको देगा। फिनोप्थिलीन हमारा हमेशा गुलाबी रंग ही देता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम कुछ भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, हमारा कैल्शियम भी हो सकता है, कुछ भी हमारे आंसर हो सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि किसी चालक की बात करते हैं और ये क्वेश्चन मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर करके बता देते हैं। कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर नहीं करता है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि अगर ये हमारा अगर चालक है, हम आपको स्टार्टिंग से ही कहते आ रहे हैं, अगर मेरे क्लासेस को आप लगातार वॉच कर रहे होंगे तो मेरे भाई इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर कंडक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा कंडक्टर है और इस कंडक्टर की जब हम कभी भी यहां पर बात करते हैं तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर की अपनी लंबाई होगी, इस कंडक्टर का अपना एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा और इस कंडक्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होगा और इसका पदार्थ के लिए मेरे भाई रेसिस्टिविटी भी होगा। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्वल टू हमारा रो इंटू एल अपन में ए होता है। ऐसी परिस्थिति में जो R होता है मेरे भाई वो रो पर भी निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। ये पदार्थ की प्रकृति को बताता है, ये हमारा लंबाई पर भी निर्भर करेगा, फॉर्मूला में जो है वो सब पे निर्भर करेगा, एरिया पर भी करेगा। साथ ही साथ मेरे भाई ये टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है, यानी कि
अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, ये चारों पैरामीटर पर ये निर्भर करता है। आगे मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि रेसिस्टिविटी हमारा है, ये दो ही बात पर निर्भर करता है। एक तो मेरे भाई ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, ये किस पर, तो रो, ये चार बात पर निर्भर करेगा, लेकिन ये दो ही बात पर, तो एक तुम्हारा यहाँ पर पदार्थ की प्रकृति पर ये निर्भर करेगा और साथ साथ मेरे भाई ये तापमान पर निर्भर करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई बोला गया कि किस चालक का प्रतिरोध जो है किस बात पर निर्भर नहीं करेगा, कहेंगे चालक की लंबाई पर तो बिल्कुल करेगा, चाल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर आप देख लीजिए, एरिया भी हमारा है उस पर भी करेगा। चालक से होकर के प्रवाहित होने वाली धारा पर मेरे भाई निर्भर नहीं करता है, यानी कि प्रतिरोध का जो मान होता है मेरे भाई उसको धारा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन धारा जो है वो प्रतिरोध पर निर्भर करता है। प्रतिरोध धारा पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना है कि जो धारा है वो प्रतिरोध पर निर्भर करता है, दोनों उल्टा होता है। तो अगर चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर यह आर नहीं करता है तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना। तो मेरे भाई ये गलत स्टेटमेंट आपका दे रखा, आंसर करेंगे यही हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों के सामने ये सब स्टेटमेंट हमारा सही था, गलत को चूज करना था। आंसर करेंगे सी। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है मेरे भाई कुपिकाएं के बारे में आप कई बार पढ़ चुके हैं, जिसको एल्वुलाई कहते हैं। ये हमारे लंग्स का पार्ट होता है, इसी में हम सीधा सा जवाब जानते हैं कि इसी में गैस एक्सचेंज होता है। एल्वुलाई हमारा छोटा छोटा गोलनुमा संरचना होता है और ऐसी परिस्थिति में यही क्या करता है, तो कहेंगे यहाँ पर हमारा जो हम लोग रेस्पिरेशन की क्रिया हम लोग करते हैं, सांस वगैरह लेते हैं हम लोग, तो मेरे भाई जो गैस एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में, वो कहां पर, तो हमारे लंग्स के इस कुपिका में होता है। याद रखेंगे इसी पर होता है। तो यहां पर बोला गया कि इसके बीच में उल्लेख अगर गलत कथन को चूज करना है, आपको गलत को चूज करना, ये ज्यादा डिफिकल्ट होता है ऐसे क्वेश्चंस। कहता है कि इनमें से रक्त वाहिकाओं का एक विस्तरणीय जाल होता है। जाहिर सी बात है मेरे भाई फेफड़ा में अगर देखिएगा तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ लंग्स होता है, दोनों में जालीनुमा संरचना बना हुआ रहता है। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। तो रक्त वाहिकाओं का यहां पर क्या होता है, कहेंगे यहां पर ब्लड वेसल्स का, रक्त वाहिकाओं का पतला पतला बहुत सारी संरचनाएं होती है और वह एक विस्तृत जाल की तरह हमारा होता है। दूसरी बात यहां पर कहता है कि ये अंगुलीनुमा संरचना होता है। नहीं मेरे अंगुलीनुमा संरचना ये नहीं होता है, ये हमारा कैसा होता है, थैलीनुमा संरचना होता है। यहां पर ये कैसा होता है, कहेंगे ये हमारा यहां पर थैलीनुमा संरचना होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये अंगुलीनुमा नहीं होता है, ये हमारा थैला के जैसा होता है। ये कैसा होता है, कहेंगे हमारा थैलीनुमा संरचना होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये थैलीनुमा संरचना होगा जिसको आप नंगी आंख से नहीं देख सकते, नेकेड आई से आप इसको नहीं देख सकते हैं। इसको नेकेड आई से आप नहीं देख, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जिसको हम लोग यहां पर कह दिए एल्वुलाई। ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई इसको हम खुली नंगी आंखों से, अपनी खुली आंखों से इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं, इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। उंगलीनुमा जो संरचना होती है मेरे भाई वो किसका होता है, तो ये विल्ली का होता है। ये किसका होता है, तो हम लोग जानते हैं विल्ली होता है, ये विल्ली का होता है। ये किसका संरचना, विल्ली का होता है। और विल्ली हमारा किसका पार्ट है, तो हम कहते हैं छोटी आंत के अंदर का पार्ट होता है। छोटी आंत जो होती है, उस छोटी आंत के अंदर का जो भाग होता है, छोटी आंत के अंदर का जो भाग होता है, अंदर का जो भाग होता है उसको हम लोग विल्ली कहते हैं। याद रखेंगे। तो मेरे भाई ये स्टेटमेंट गलत था, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत को चूज करना था। ये तुम्हारा यहां पर गलत था, तो गलत को आंसर करना था। और इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, चूंकि मेरे भाई हमारा रेस्पिरेशन की क्रिया, श्वसन, ऑक्सीजन आदान प्रदान होता है, तो इसका सतही क्षेत्रफल हमारा बड़ा होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। गलत कौन सा था मेरे भाई, तो गलत हमारा ये था, ये गोल होता, ये हमारा उंगलीनुमा नहीं होता, गलत है आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है अवतल दर्पण के द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन होगा उसके बारे में आपको बताना है। तो मेरे भाई जो अवतल दर्पण हमारा होता है, हम सभी लोग जानते हैं, इस बात को हमेशा के लिए याद रखिएगा कि अवतल दर्पण की जब कभी भी कहानी होती है तो अवतल दर्पण हमारे दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाते हैं। ये वास्तविक प्रतिबिंब भी बनेगा मेरे भाई, दोनों बात हम यहां पर बता देते हैं, और साथ ही साथ ये हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब का भी निर्माण कर। अगर ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो आपको ध्यान रखना वास्तविक प्रतिबिंब हमारा उल्टा होता है, और अगर काल्पनिक बनेगा तो याद रखना कि ये हमारा सीधा प्रतिबिंब बनता है। और अगर कोई सीधा प्रतिबिंब बनता है तो मेरे भाई आवर्धन की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, आपको याद रखना है। और अगर कोई उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो इसके लिए आवर्धन की वैल्यू क्या होती है, तो नेगेटिव होती है, ये भी आपको याद रखना है। ये अवतल दर्पण की कहानी है। इसी जगह पर अगर हम उत्तल दर्पण को लेकर के आते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तल दर्पण हमेशा ही काल्पनिक बनाता है। इसमें हमेशा ही काल्पनिक बनेगा, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, इसमें हमेशा
काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा, क्योंकि ये हमारा सीधा होता है, और अगर सीधा होगा तो आवर्धन की वैल्यू हमारी क्या होगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगी। तो मेरे भाई छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की कहानी आपको पता होना चाहिए। ये दर्पण ऐसा है, बड़ा छोटा समान आकार का तीनों प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन ये दर्पण ऐसा है, हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है। तो आप देख लीजिए मेरे भाई, इसमें आपसे बोला गया है अवतल दर्पण के बारे में बात करना है, तो हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। कहता है प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर, प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर अगर वास्तविक होगा तो मेरे भाई आवर्धन का मान धनात्मक नहीं ऋणात्मक होगा। यहां पर कह रहा है कि प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर मेरे भाई धनात्मक कहता है, यहां पर आवर्धन जो है उसको धनात्मक कहना चाहते, क्योंकि आवर्धन के बारे में पूछा जा रहा है। तो वास्तविक अगर प्रतिबिंब होगा तो उल्टा होगा, उल्टा होगा तो मेरे भाई ऋणात्मक होगा, या धनात्मक हमारा हो नहीं सकता, कहानी खत्म। प्रतिबिंब के आभासी होने पर, अगर आभासी होगा तो मेरे भाई सीधा होगा, सीधा होगा तो हम कहते हैं आवर्धन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी, सही है। और अगर प्रतिबिंब अगर हमारा वास्तविक होगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे वास्तविक अगर तो उल्टा होगा, उल्टा होगा तो ऋणात्मक आवर्धन होगा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मेरे भाई ये सब जो क्वेश्चंस है, ये आपके बेसिक कंसेप्ट को मजबूत करता है, ये आपके बेसिक कंसेप्ट को मजबूत करता है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सभी के सभी जो हैं आपके बेसिक कंसेप्ट को मजबूत करता है, इसलिए सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। एक बार अगर हम बोल रहे हैं तो ध्यान रखना है, अगर उल्टा हुआ तो नेगेटिव समझेंगे आवर्धन की, चूंकि आवर्धन पर फोकस कर रहा है क्वेश्चन में, उसके साइन कन्वेंशन की बात कर रहा है, ठीक है। अगर सीधा अगर बनेगा तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना है। गलती कैसे हो जाएगा, इतना बार पढ़ा चुके हैं तब आप गलती करिएगा, तो ऐसे कैसे होगा। एनी जी बताइए, एनी बसंत, एनी बेसेंट, नाम एनी बेसेंट, और इसके बाद प्रवीण कुमार यादव, कंचन जी बताइए। ओके सर, छोटे छोटे पॉइंट मस्ट बी डेंजरस, बिल्कुल डेंजरस तो होता ही है, थोड़ा आपको सतर्क रहना है, सब आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला मिलान करना है मेरे भाई। हम सभी लोग जानते हैं, यहां पर हमारे सामने में दे रखा है ये हमारा, और इधर हमको मिलान करना है, इसके प्रजनन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं जो हाइड्रा हमारा होता है, इस हाइड्रा में क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना, जो हमारा यहाँ पर हाइड्रा की हम बात करते हैं, इस हाइड्रा में क्या होता है, क्योंकि हाइड्रा में हमारा रीजनरेशन पावर भी होता है, यानी कि इसमें पुनर्जनन भी होता है। इस हाइड्रा में क्या होता है, क्योंकि पुनर्जनन भी होता है, साथ ही साथ मुकुलन भी होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर मुकुलन भी होगा और पुनर्जनन भी हमारा होता है। इसके बाद अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट हमारा खमीर होता है, इस ईस्ट की बात करते हैं, इसमें खमीर भी इसको कहते हैं। इस ईस्ट में हमारा क्या होता है, क्योंकि इसमें केवल और केवल हमारा यहाँ पर मुकुलन होता है, इसमें मुकुलन होता है, मुकुलन यानी कि बडिंग का प्रोसेस होता है प्रजनन के लिए। तो मेरे भाई अगर इसमें से मिलान करना होगा तो आप ईस्ट को किसके साथ भेजोगे, तो मेरे भाई ईस्ट में तो केवल और केवल मुकुलन होता है, तो आप इसको डी के साथ भेज दीजिए, ठीक है। अब यहां पर जो हाइड्रा है मेरे भाई, इसमें मुकुलन भी होगा और साथ ही साथ हाइड्रा में हमारा क्या होता है, पुनर्जनन भी होगा, तो इसको सीधा आप यहां भेज दीजिए। इसका मतलब है मेरे भाई कि 2 का आप डी मैच करा दीजिए और 4 का आप क्या मैच कराएंगे, तो 4 का आप ए मैच करा दीजिए। देख लीजिए इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। तो 2 का डी, 2 का मेरे भाई डी नहीं है, 2 का डी यहां है, 2 का डी यहां खत्म हो गया, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यही आंसर होगा। 2 का डी और भी मैच कर लेते हैं। 4 का हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर ए। तो मेरे भाई 2 का अगर हमारा डी है तो 4 का हमारा ए है, यानी कि ये हमारा करेक्ट हो गया। ये मिलान सही है और ये मिलान भी सही है। इसमें से ये सब रॉन्ग था, ये सब रॉन्ग था, ये सब रॉन्ग था मेरे भाई, रॉन्ग था, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। आंसर करेंगे, आप मिलान कर लीजिएगा, यही आपके आंसर्स होंगे और सब याद रख लेना आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे मेरे भाई अखंड ज्योति बैच हमारा थ्योरी की क्लासेस चल रही है, आप सभी लोग कर भी रहे होंगे, जो लोग नहीं कर रहे होंगे थ्योरी की क्लासेस के लिए आप सभी लोग मेरे भाई आप इस जगह पे जुड़ सकते हैं और आपको थ्योरी की क्लासेस भी आपको बेहतर। ये तो क्वेश्चन मेरे भाई कई बार करते हैं, तत्वों के रासायनिक गुण का अध्ययन करने के लिए मेंडलीफ ने किन दोनों तत्वों को टारगेट किया था, तो मेरे भाई हम सीधा जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को की बात करते हैं। चूंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हमारा होता है ये ज्यादा से ज्यादा तत्व के साथ जुड़ करके कंपाउंड का निर्माण करता है। सबसे अधिक कंपाउंड का निर्माण हमारा यही दोनों तत्व करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, इसलिए इनको केंद्रित किया था। आगे चलते हैं। एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, तो मेरे भाई अवतल दर्पण हमारा कैसा है, तो अवतल दर्पण हमारा कुछ ऐसा तुरंत बना देंगे, बिना कहले मेरे भाई ये सब हम काम कर लेंगे तुरंत, कहता है। और इसी में बिना कहले इतना काम करेंगे तो एक काम और कर लेंगे मेरे भाई, बीचों बीच लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसको प्रधान अक्ष कह देंगे और इसको हम लोग यहाँ पर ध्रुव कह देंगे। यहाँ पर हमारा सेंटर और पोल के बीच में हमारा मुख्य फोकस होगा।
एक प्रकाश की किरण कहता है कि अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। कहां पर आपतित होती है मेरे भाई? तो ध्रुव पर। अब ये ध्रुव हमारा यहां है और इस पर ये आपतित होती है। मेरे भाई एक बात जान लीजिए, यहां जो हमारा परावर्तक सतह है, इस परावर्तक सतह पर ये लंबवत हमारा होता है, यहां पर 90 डिग्री होता है। कौन? तो अविलंब की बात करते हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा अविलंब का काम करता है। पहला ही क्वेश्चन आपने देखा था आज का, इसी तरह से क्वेश्चन था मेरे भाई। परावर्तक सतह पर जो मुख्य अक्ष होता है वो लंबवत होता है, और ऐसे अगर हमारा जाएगा तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई, हम सभी लोग ये बात जानते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहां तक तो चलो ठीक है, ये बात आपको मैंने बताने के लिए बताया, लेकिन इतना बताने की जरूरत नहीं होती है। ये बीच वाला लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? तो अभिलंब कहेंगे, चूंकि ये परावर्तक सतह पर हमेशा क्या होता है? लंबवत होता है। अब एक बात जान लीजिए मेरे भाई कि ये हमारा यहां पर आपतित किरण है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण के नाम से जानते हैं, जिसको थीटा आई से दिखाते हैं। मेरे भाई हम लोग जानते हैं एंगल, हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जितने एंगल से इंसिडेंट हुआ है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी करेगा। ये परावर्तन का नियम कहता है। तो अगर ये थीटा आई अगर मान लेते हैं 10 डिग्री पर इंसिडेंट हुआ है तो ये 10 डिग्री पर हमारा रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरे भाई, डेविएशन जो इसमें होगा ये हमारा अविलंब के साथ में हम कहेंगे कितना डिग्री पर होगा? तो कहेंगे ये थीटा आर होगा। लेकिन थीटा आई जो हमारा होगा इंसिडेंस एंगल, वो हमारा कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा। ये हमारे परावर्तन के नियम कहता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि एक प्रकाश की किरण की बात कही जाती है और एक अवतल दर्पण की कहां पर? तो ध्रुव पर आपतित होती है। ये ध्रुव हमारा है और इसी को आपतन बिंदु भी कहते हैं। जहां पर आपतित होती है उसको आपतन बिंदु। तब कहता है मेरे भाई कि आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच में, तो आपतित किरण ये है और ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके बीच में ये वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। तो मेरे भाई निर्मित जो न्यून कोण हमारा होगा 90 डिग्री से कम होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो आपतन कोण कहेंगे। क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसको आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? तो मेरे भाई यहां पर इसको क्या कहेंगे? तो यहां पर हम लोग इसको आपतन कोण कह देंगे, और यहां पर इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग यहां पर परावर्तन कोण कह देंगे। तो एक हमारा आपतन कोण, दूसरा हमारा परावर्तन कोण हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण, मेरे भाई ये भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन, कौन सा लवण लगभग pH 7 वाला हमारा जलीय विलयन उत्पन्न करता है? तो कौन सा ऐसा लवण है जो जलीय विलयन उत्पन्न करता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने होंगे तो आप बता दीजिए। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं किसका, तो हम बात करते हैं KOH का। मेरे भाई स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस को जब हम यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहीं पर हमें लवण और जल मिलता है। तो लवण का ही pH मान हमारा 7 हो सकता है, और ऐसी परिस्थिति में ये हमारा K2SO4 का निर्माण करेगा और यहां पर H2O की मात्रा यहां पर बन करके आएगी। तो मेरे भाई ये हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर प्रबल क्षार की हम बात करते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की जहां कहानी आती है, प्रबल क्षार और फिर हमारा यहां पर प्रबल अम्ल की हम बात करते हैं। तो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की अगर हम बात करते हैं तो प्रबल क्षार को प्रबल अम्ल ही न्यूट्रल करेगा। तो इससे जो हमें प्राप्त होगा वो कहीं ना कहीं लवण प्राप्त होता है, और साथ में हमें जल भी मिलता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मेरे भाई लवण की बात कर रहा है। तो ऐसे में जो लवण होगा उसका हमारा K2SO4 का निर्माण करेगा, और हम कहेंगे यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि तीसरा नंबर हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो तीसरा हमारा कौन सा होगा मेरे भाई? तो हम कहेंगे यहां पर एक बार मिलान कर लेते हैं मेरे भाई, इस क्वेश्चन के आंसर हमारे क्या होंगे। केवल 3 हमारा करेक्ट होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा आंसर। आगे चलते मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि क्लोरीन गैस, अब यहां क्लोरीन गैस का रिएक्शन जो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ आपको कराना। पोटेशियम आयोडाइड का एक सॉल्यूशन है मेरे भाई, पोटेशियम डायोडाइड का हमारा एक्वस सॉल्यूशन की बात करता है, उसके बीच में एक रिएक्शन कराना है। तो अगर क्लोरीन गैस की हम बात करते हैं और पोटेशियम आयोडाइड का जो सॉल्यूशन है, इससे हम क्लोरीन गैस का रिएक्शन कराते हैं, तो मेरे भाई ऐसी परिस्थिति में ये किसका निर्माण करेगा? तो ये हमारा KCl का निर्माण करेगा, और यहां से जो आयोडीन होगा हमारा अलग हो जाता है, ये हमारा बाहर हो जाएगा।
और इसको बैलेंस करना हो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 2 को क्लोरीन यहाँ है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कंप्लीट रूप से एक बैलेंस इक्वेशन आपका हो गया। तो क्वेश्चन में जो आपको कह रहा है वो ये कह रहा है कि मेरे भाई पोटेशियम आयोडाइड जब हमारा यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड का जो सॉल्यूशन है जब हमारा क्लोरीन गैस से रिएक्शन करता है तो ये मेरे भाई किसका निर्माण करता है, तो पोटेशियम क्लोराइड के साथ में हमारा आयोडीन का निर्माण करता है। आयोडीन हमारा यहाँ पर I2 हो गया, और पोटेशियम क्लोराइड कहने के बाद हमारा KCl की हम बात करते हैं, तो मेरे भाई इसका निर्माण करता है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं क्या, तो हम कहेंगे मेरे भाई ऐसे रिएक्शन को यहाँ पर ये विस्थापन अभिक्रिया हमको लग रहा है, दिख रहा है। जो क्लोरीन है वो हमारा किसके साथ चला गया, तो K के साथ चला गया, और आयोडीन बेचारा बाहर हो गया। मेरे भाई एक विस्थापन अभिक्रिया है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये एक सिंपल विस्थापन अभिक्रिया है जिसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए ना यहाँ पर पोटासियम के साथ, किसके साथ, पोटासियम के साथ ये KCl जुड़ गया, यहाँ पर क्लोरीन हमारा जुड़ गया, इसके साथ जाकर के आयोडीन को बाहर कर दिया। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन जो होता है मेरे भाई ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू आयोडीन। मैंने आपको एक क्वेश्चंस कराता हूं मेरे भाई, मैं बताता हूं कि जो हेलोजन फैमिली होता है उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है ना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव अगर कोई होता है तो फ्लोरीन होता है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो लिस्ट रिएक्टिव हमारा आयोडीन है, तो आयोडीन को क्या करेगा, क्लोरीन तो भगा देगा। तो ये आयोडीन जो है, ये आयोडीन को क्या करेगा, ये क्लोरीन यहां से चिपक जाएगा और आयोडीन को बाहर कर देगा। चूंकि क्लोरीन जो होगा मेरे भाई ज्यादा रिएक्टिव होगा किसके कंपेरिजन में, तो हमारा आयोडीन के कंपेरिजन में। इस बात को ध्यान रखना, तो ऐसा पॉसिबल है। वैसे अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखिएगा तो फ्लोरीन का सबसे अधिक, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद मेरे भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन का होगा, और फिर हमारा किसका, तो कहेंगे आयोडीन का, और सबसे कम हमारा स्टेंटाइन का होता है। ये मेरे भाई रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है हेलोजन फैमिली में, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये किसका ऑर्डर है, तो कहेंगे ये हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ये रिएक्टिविटी का हमारा ऑर्डर है किसमें, तो कहेंगे यहाँ पर हमारा हेलोजन फैमिली के अंतर्गत होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है मेरे भाई कि कौन सा विकल्प हमारा सही ढंग से उस बात को दर्शाता है जो मानव पुरुष जनन की बात करते हैं। अब पुरुष जनन की बात कर रहा है, प्रणाली में शुक्राणु मुक्त होने पर तय करता है। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का जो निर्माण होता है, शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो टेस्टिस में होता है। तो सबसे पहले तो टेस्टिस होवे करेगा, तो टेस्टिस है, चलो सभी में टेस्टिस दे रखा है। आगे मेरे भाई टेस्टिस से यूरेटर में नहीं जाता है, टेस्टिस से यूरेटर में नहीं आता है, किडनी से यूरेटर का रास्ता होता है, वो तो यूरिन फिल्टर होकर के आता है। तो यूरेटर, टेस्टिस के बाद यूरेटर नहीं होगा, टेस्टिस के बाद मेरे भाई वैस डिफरेंस होता है, जिसको पतली सी नस कहते हैं, ये वैस डिफरेंस हमारा होता है। अगर यहां पर आप देखिए तो ये मेल पार्ट में ये जो थैलीनुमा संरचना होता है उसको स्क्रोटल सैक कहते हैं, और उसी के अंदर ये टेस्टिस होता है। और ये दोनों जो टेस्टिस है मेरे भाई यहां से निकलता है क्या, तो इसको हम लोग कहते हैं ये शुक्रवाहिका, ये कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग यहाँ पर शुक्रवाहिका कहते हैं। और ये जो शुक्रवाहिका हमारा होता है इसी को हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में वैस डिफरेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा वैस डिफरेंस कहलाता है, और यही हमारा यहाँ पर पतली सी नस कही जाती है। इसी को हम लोग पतली सी नस कहते हैं जो स्पर्म को कैरी करता है, क्योंकि स्पर्म का निर्माण तो यहाँ पर होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग पूर्णतया इसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं। तो टेस्टिस से मेरे भाई स्पर्म बाहर निकलेगा, और यहाँ पर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होता है इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, इसका नाम क्या है, तो कहेंगे इसको हम लोग यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। ये यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इधर क्या होगा, कहेंगे इधर से हमारा होता है यहाँ पर किडनी। अब इस किडनी से क्या होगा, तो हम कहते हैं किडनी से यूरिन का फिल्ट्रेशन होगा, तो यहाँ पर यूरेटर के रास्ते से ये निकलता है, ये यूरेटर हमारा होता है। और यहाँ पर होता है यूरिनरी ब्लैडर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मूत्राशय कहते हैं, ये मूत्राशय है। इस मूत्राशय से फिर मेरे भाई यहाँ पर आता है, और फिर यहाँ से एक ही रास्ता निकलता है जिसको हम लोग यूरिथ्रिया कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरिथ्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जो रास्ता निकलता है मेरे भाई इसको हम लोग यहाँ पर यूरिथ्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ये यूरिथ्रिया हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, इसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं मेरे भाई, इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर को हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारा ये मूत्र जमा होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये मूत्र मार्ग कहलाता है। यूरिथ्रिया को हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं, क्योंकि यही से मूत्र बाहर निकलता है इसलिए। तो इसी से स्पर्म भी बाहर निकलता है, और इसी से मूत्र मार्ग यानी कि हम कहेंगे मूत्र भी बाहर निकलता है, इसको यूरिथ्रिया कहते हैं।
तो क्वेश्चन कहता है मेरे भाई मानव के पुरुष जनन की बात कहते हैं, तो टेस्टिस के बाद तो हम कहेंगे वैस डिफरेंस। मेरे भाई सीधा सा बात है, टेस्टिस के बाद क्या कहोगे, ये टेस्टिस के बाद हमारा वैस डिफरेंस, यानी ये टेस्टिस के बाद वैस डिफरेंस। उसके बाद मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और यूरेथ्रिया दे रखा है, ये वाला पार्ट को कंसीडर कर रहा है। यानी कहने का मतलब है इसके बाद ये, तो इसके बाद ये, यही हमारा स्पर्म का एक सही रास्ता है। इसका मतलब है मेरे भाई यूरेथ्रिया, और यूरेथ्रिया के बाद पेनिस, पेनिस से फिर बाहर स्पर्म निकल जाता है। यानी कहने का मतलब ये आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है मेरे भाई इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यूरेटर वाला तो रास्ता सबसे पहले ब्लॉक कीजिए। यूरेटर हमारा यहाँ किडनी वाले रास्ते में होता है, ये स्पर्म वाले रास्ते में नहीं होता, क्योंकि जनन पार्ट आपसे पूछ रहा, जनन का पाथ पूछ रहा था। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई। और इसमें डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस डायरेक्शंस में नीचे की ओर आ रहा है। आगे चलते हैं, अगला कहता है कि किस एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता पड़ती है मेरे भाई। तो HCl जो होता है वो पेप्सिन एंजाइम के काम को आसान कर देता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो मेरे भाई जहां पेप्सिन एंजाइम मारो उसको आंसर करो, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम का जो सिक्रेशन होता है वो हमारे स्टमक से होता है, और स्टमक में ही जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि में ही जठर रस, उसी में HCl होता है। आपको पता होना चाहिए वो HCl क्या करता है, पेप्सिन के काम को आसान कर देता है। और पेप्सिन हमारा क्या करता कहेंगे, यहां पर प्रोटीन का पाचन करता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जब किसी वस्तु को तरल में रखा जाता है, कहां पे तरल में रखा जाता है, तो ऊपर की तरफ एक बल लगाता है तरल, तो हम कहेंगे वो कौन सा बल होगा, तो आप सीधा कहेंगे आंसर हमारा उत्प्लावन बल कहते हैं। एक लाइन में इस क्वेश्चन के आंसर हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, इसके बारे में कितना बार हम बता चुके हैं, ये टॉर्क हमारा होता है। यानी आप ये बात जान लीजिए मेरे भाई, अगर टॉर्क की बात करता है, जैसे कि आप घर का दरवाजा खोलते हैं लगाते हैं, तो वो मेरे भाई एक टॉर्क है। आप बोतल का ढक्कन खोलते हैं लगाते हैं, वो भी एक टॉर्क है। टॉर्क से आप किसी चीज को घुमाते हैं बल लगा करके, उसको टॉर्क कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और टॉर्क हमारा बल आघूर्ण बोलते हैं इसको, और बल गुना आघूर्ण, यानी कहने वाला बल आघूर्ण हमारा कहलाता है। लेकिन उत्प्लावन बल, जिसको हम लोग थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, ये किसी द्रव या गैस के द्वारा लगता है। जब किसी द्रव या गैस में कोई ठोस पदार्थ को डुबाते हैं, तो उस ठोस पदार्थ पर वो द्रव ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, और उसी को हम यहां पर उत्प्लावन बल कहते हैं। ये कंसेप्ट मेरे भाई आर्किमिडीज ने बताया था। आगे कहता है कि बेहद कम घनत्व वाली जो गैसेस होती है, वो बहुत ही कम तापमान पर ठंडा बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं। अब एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, यहां पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं, कहता है कि बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर। बहुत ही कम तापमान कहने का मतलब है कि जो टेम्परेचर हमारा होना चाहिए वो सबसे मिनिमम टेम्परेचर 0 केल्विन, जिसको हम -273.16 यहां पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लेकर के जाते हैं, माइनस के साथ लेके जाते हैं। ये सबसे न्यूनतम तापमान होता है, और इस न्यूनतम तापमान पर जो पदार्थ हम लोग को मिलता है, वो पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है, जिसको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मेरे भाई सीधा सीधा बात है कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो हमें मिलता है, वो हमें इसी टेम्परेचर पर मिलता है, जो दुनिया का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होगा। इससे नीचे तापमान हमारा नहीं होता है, इसी लोएस्ट टेम्परेचर पर हम लोगों को ये मिलता है। और प्लाज्मा तो बहुत ज्यादा उच्च तापमान पर मिलता है, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं। तो सॉलिड की बात नहीं करते हम लोग, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करते हैं। अगला कहता है मेरे भाई कि जब विकल्प में प्रतिध्वनि की बात करता, प्रतिध्वनि कहने का मतलब इको की बात करता। हम लोग जानते हैं कि जो इको होता है, वो इको हमारा ध्वनि के परावर्तन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ध्वनि का परावर्तन बहुत जरूरी है मेरे भाई, तो ध्वनि का परावर्तन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, इसको आप बना सकते हो। कह रहा है कि इसको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट आपको दे रखा है, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा, सेंटीग्रेड में बदलना है। तो मेरे भाई C/5 इक्वल टू F-32 अपॉन में 9 आप कर लीजिए। आपको फ़ारेनहाइट वाला दे रखा है कितना, तो 68 है। फ़ारेनहाइट दे रखा है -32 डिवाइडेड बाय 9, और C/5 आप कर लीजिए। यहां से अगर C कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे 68 में से अगर 32 जाएगा तो कितना बचेगा, बता दीजिए मेरे भाई। तो कहेंगे 32 दूना 64, और फिर हमारा कितना होगा, तो 32 4 36 बच जाएगा। 36 बटे हमारा कितना, तो कहेंगे हमारा 9 हो गया, और गुना में हमारा कितना, तो कहेंगे हमारा 5 हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट कर लेना मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा। इसको कैलकुलेट होता है क्या, देखते हैं काट करके। कहता है कि 3 तिहाई 9, 3 छक्के हमारा 18, 3 और 3 दूनी हमारे 6, यानी कि 5 दूनी 10 है क्या मेरे भाई, तो 10 डिग्री सेल्सियस हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, तो कहेंगे यहां पर 10 डिग्री सेल्सियस हमारा राइट आंसर होगा।
यानी कि जो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाता है। और इस क्वेश्चन के जो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आपके सी करेक्ट हो जाएंगे। सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? 20 होगा क्या मेरे भाई? चलो एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे 20 आंसर कर रहे हैं। मैं चेक कर लेता हूं, हो सकता है कहीं गलती कर दिए होंगे। यहां पर मेरे भाई हम कहेंगे 68 में से अगर 32 को घटाते हैं तो 68 में से 32 को घटा दीजिए, 8 में से 2 जाएगा तो हमारा 6 बच जाएगा, और यहां पर हम कहेंगे 6 में से 3 जाएगा तो हमारा 3 होगा, यानी यहां पर हमारा 36 होगा। 36 तो हम कहेंगे यहां पर c/5, और c निकालना तो नचो के 36, इसका मतलब मेरे भाई सीधा निकलेगा c की वैल्यू हमारा 5 के 20 हो जाएगा। सॉरी, हमने 10 निकाल दिया था, ये एक्चुअली में 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यानी कि हमारा आंसर c नहीं होगा मेरे भाई। इस आंसर को बदल दीजिए, इस आंसर का आप आंसर करेंगे ए करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक था मेरे भाई। आगे चलते हैं। अगला है, कहता है कि निम्नलिखित में से अपवर्तन का कारण क्या है मेरे भाई? हम सभी लोग जानते हैं कि अपवर्तन के कारण ही क्या होता है। आप क्या कर सकते हैं, तो आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एक ग्लास है शीशा का, उसमें इस कलम को डुबाओगे ना तो कलम सीधा है, लेकिन ग्लास में जब डुबाओगे पानी में तो ये टेढ़ा दिखाई देता है। वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, चूंकि प्रकाश हमारा माध्यम परिवर्तन कर रहा है, हवा से पानी में प्रकाश घुस रहा है, तभी प्रकाश जहां जहां जाएगी वहां वहां आपको दिखाई देता है। तो अगर टेढ़ा पगर दिखाई देता है तो प्रकाश इसका मतलब पानी में घुस गया है। और जब प्रकाश मेरे भाई विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो मुड़ जाती है, इसीलिए आपको ऐसा दिखाई देता है। तो प्रकाश का अपवर्तन की घटना है। तो जाहिर सी बात है, जल में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल अगर मुड़ी हुई दिखाई देती है तो ये अपवर्तन होगा मेरे भाई, परावर्तन नहीं, अपवर्तन का घटना। अपवर्तन में प्रकाश हमेशा माध्यम परिवर्तन करता है। दूसरी बात, सूर्योदय से पूर्व और सूर्य का दिखना, यानी मेरे भाई सूर्योदय हुआ नहीं, सूर्य दिखने लगा, वहां भी प्रकाश का क्या हो गया, तो कहेंगे वहां पर प्रकाश का अपवर्तन हो गया। जहां दिखना चाहिए वहां दिख नहीं रहा मेरे भाई, डेविएशन हो गया। हम कह सकते हैं कि यहां भी हमारा काम करेगा, सही है। आकाश का रंग मेरे भाई नीला अगर दिखा देता है, ये स्कैटरिंग के कारण होता है। ये किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। ये किसके कारण? तो मेरे भाई प्रकीर्णन के कारण होता है। ये अपवर्तन नहीं है, यहां पर प्रकीर्णन के कारण होगा। तो ये स्टेटमेंट छट गया। ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका राइट है। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए आपके राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि किसी परिनालिका की भीतर, किसी परिनालिका किसको कहते हैं? तो आप जान लीजिए मेरे भाई, अगर हम परिनालिका की अगर हम बात करते हैं तो परिनालिका कहने का मतलब हम यहां पर सोलेनोइड की हम बात कर रहे हैं। अब इस सोलेनोइड को अगर देखिए तो ये सोलेनोइड हमारा कुछ इस तरीके का होता है, इसको हम लोग सोलेनोइड कहते हैं। और इस सोलेनोइड में क्या होगा मेरे भाई, तो इस परिनालिका के अंदर क्या होगा, तो हमारा ऐसे हमारा चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा एक समान होता है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा होता है वो एक समान होता है। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा कैसा होगा, कहेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा एक समान होगा। यानी कहने का मतलब है कि परिनालिका के अंदर की हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, परिनालिका के अंदर की हम बात कर रहे हैं। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होंगे वो एक समान होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा यूनिफॉर्म होता है, यानी कि एक समान होता है, एक लाइन में जानी खत्म। तो मेरे भाई अगर उसमें पूछा गया परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर तक जब हमारा यहां पर चुंबकीय क्षेत्र हमारा डेवलप करता है, तो एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह चुंबकीय क्षेत्र हमारा एक समान होगा। हम कई बार आपको बता चुके हैं और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ये परिनालिका के अंदर की बात है। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि धातुओं के माध्यम में विद्युत चालकता का, इलेक्ट्रॉनिक चालकता क्या होता है मेरे भाई? यहां पर धातुओं के माध्यम से विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, धातुओं के माध्यम से विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है। और यह तापमान पर निर्भर नहीं करता, ये तो गलत है। तापमान पर मेरे भाई चालकता निर्भर करता है। अब देखिए होता क्या है, जो रेजिस्टेंस हमारा होता है ये समानुपाती होता है रेसिस्टिविटी का। रेजिस्टेंस का मान अगर, रेजिस्टेंस का मान अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी का भी मान बढ़ता है, रेसिस्टिविटी का मान बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी का मान घटता है। इसी को हम लोग विद्युत चालकता कहते हैं।
इसी को हम लोग विद्युत चालकता कहते हैं, इसी को हम लोग विद्युत चालकता कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसी को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। अब होगा क्या मेरे भाई, तो आपको समझना पड़ेगा। अगर चालक की हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ चालक की बात करते हैं, कंडक्टर की बात कर रहे हैं। जैसे ही आप टेम्परेचर को यहाँ पर बढ़ाओगे, जैसे तापमान को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, रेसिस्टिविटी बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घट जाएगा। तो मेरे भाई अगर चालकता की बात करते हैं तो तापमान में वृद्धि के साथ वो घटता है। अगर हम तापमान को अगर बढ़ा रहे हैं, हम तापमान को क्या कर रहे हैं, तो मेरे भाई अगर तापमान को बढ़ा रहे हैं तो हम विद्युत चालकता पर जाएंगे। इसका मान ये घट रहा है, इसका मतलब है तापमान में वृद्धि के साथ विद्युत चालकता का मान घटता है। तापमान में वृद्धि के साथ में घटता है, क्या घटता है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई चालकता की बात कही गई है, विद्युत चालकता की बात कही है, वो हमारा घटता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चालक में ऐसा होगा और अर्धचालक में मेरे भाई जस्ट उल्टा होता है। तो चालक और अर्धचालक दोनों के ऊपर कहानी है और ये दोनों बीपीएससी का फेमस क्वेश्चन है। अर्धचालक बोले मेरे भाई या फिर अचालक बोल दे या कुचालक बोल दे, इसी को कुचालक भी अगर बोल देता है, और कुचालक को हम लोग इंग्लिश में इंसुलेटर के नाम से हम लोग जानते हैं। गलती नहीं करना है, सीखना है। और अर्धचालक में क्या होगा, अगर तुम टेम्परेचर को अगर बढ़ाओगे तो ऐसे केस में क्या होगा मेरे भाई, तो रेजिस्टेंस का मान घटता है। अगर इसका मान घटेगा तो रेसिस्टिविटी का मान घटेगा, और इसका मान घटेगा तो कंडक्टिविटी का मान बढ़ जाएगा। जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है। तो ये चालक के केस के लिए, ये आपका अर्धचालक के केस के लिए, दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चंस मेरे भाई ऐसे ही बनते हैं और तरीका यही बनाने का है। और इतना बात आपको नोट करके जरूर अपने दीवार में चिपका लीजिए, क्योंकि बीपीएससी को बहुत प्यार है यहां से क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर वैसे हम लोग बी करेंगे, चालक मान करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे भाई कहता है कि अम्ल के विषय में कौन सा स्टेटमेंट सही है। मेरे भाई अम्ल अगर होगा तो इसके लिए एक रिलेशन हम लोग को याद रखना है, ए बी आर की हम बात करेंगे। तो इसमें ब्लू लिटमस पेपर हमारा क्या करता है, तो ये हमारा लाल हो जाएगा, तो A4 हमारा एसिड होगा। यानी कहने का मतलब है एसिड में जब लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा। तो मेरे भाई ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। मेरे भाई ये ब्लू को नीला करता, ब्लू नीला को लाल करता है, ये कहता है लाल को नीला करता है। ये तो हमारा नहीं होगा, छट गया। ये नीले को लाल कर देता है, तो स्टेटमेंट नीला को लाल कर रहा है, इसका मतलब स्टेटमेंट सही है। और मेरे भाई अगर वह एसिड है, क्योंकि नीला को लाल कर रहा, अगर वह एसिड है तो इस एसिड का जो पीएच मान होगा वो हमारा 7 से कम होगा, यानी उनका पीएच मान 7 से कम होगा, स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, आपके करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि जब किसी वस्तु पर मेरे भाई धनात्मक आवेश होता है तो इसका अर्थ क्या है। अगर किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश है मेरे भाई, तो आप समझ लीजिए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है। प्रोटॉन ज्यादा होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन घट गया। अगर किसी पर अगर ऋणात्मक आवेश है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, प्रोटॉन कम होगा। तो मेरे भाई सीधी सी बात है कि अगर धनात्मक आवेश है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमारे कम होंगे। किससे, तो कहेंगे यहाँ पर प्रोटॉन से कम हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, तो प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन अधिक नहीं, इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन अधिक, इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन अधिक, यानी ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर कोई न्यूट्रल होता है जिस पर ना प्लस आवेश ना माइनस आवेश, उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वही प्रोटॉन की संख्या, वही परमाणु संख्या होती है, लेकिन वो हमारा न्यूट्रल केस में होता है तीनों बराबर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि दुर्गंध नाशक, यानी कि जो दुर्गंध को खत्म करता है, दुर्गंध नाशक निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारा मौजूद होता है। तो मेरे भाई दुर्गंध नाशक हमारा एल्युमिनियम होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये एल्युमिनियम हमारा दुर्गंध नाशक के रूप में हमारा होता है, जो ड्यूड्रेंट के रूप में हमारा काम करता है, ये दुर्गंध को खत्म करता है, एल्युमिनियम होता है। ठीक है, ये हमारा एक तत्व है, यहाँ पर तत्व पूछा गया था, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई 30 नंबर क्वेश्चन तक हम करा दिए हैं, क्योंकि आज बहुत थक चुके हैं और आगे हो सकता है कि अगला क्वेश्चन जो बचा हुआ रेस्ट क्लास में हम करा देंगे। ठीक है, क्योंकि लगातार इधर बीमार भी चल रहे थे, लेकिन आपका डिस्कशन बहुत दिन से बाकी था, तो सोचे आज क्लास ले लेंगे, लेकिन अब जो है लग रहा है कि नहीं ले पाएंगे, इसलिए इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे मेरे भाई कि जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक कर दीजिए, और इसके बाद फिर मिलते हैं अगले क्लास में कल। ठीक है, और आज के लिए मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं तक हम कराएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा तबीयत ठीक नहीं है, लगातार क्लास चलता है, 12 घंटे की क्लासेस का शेड्यूल अभी है। 15 नंबर का बी होगा सर, 15 में चलिए पहुंचते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका भी एक बार देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं।
15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा। 15 नंबर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन कार्बन नहीं होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होना चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, वही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सर्च कर लीजिएगा, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरी बात हम आपको बता देना चाहते हैं, कल से आपका नियुक्ति बैच स्टार्ट होगा और उसमें 4000 क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। कल से लगातार क्लास चलेगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। किसी को बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, टीयर 3 का रिजल्ट नहीं आया है, अभी टाइम हमारे पास अवेलेबल है। हम कोशिश करेंगे बढ़िया तरीके से डेली क्लासेस आपको पढ़ा करके पूरा का पूरा नियुक्ति बैच जो आपका रिसेंट वाला है उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही मेरे भाई, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लासेस में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए। सर को मोदी जी बना दोगे क्या मुरली? क्या कहना चाह रहे हैं मुरली जी? कुछ कह दिए क्या? आपका साथ सबका विकास, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। चलिए, आप लोगों का साथ मेरा विकास, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। हम सभी लोग एक दूसरे पर म्यूचुअली हैं, म्यूचुअल हैं। म्यूचुअल कहने का मतलब होता है कि आपको भी फायदा, मुझे भी फायदा। ठीक है, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही हम लोग काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।